चलो तो स्टार्ट करते हैं। सब कोई को आवाज आ रहा है? कोई एक भी पारितोष बताओ, आवाज आ रहा है? हाँ ये आ रहा है भाई। ठीक है, और मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ठीक। एक मिनट और वेट करते हैं, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उन लोग को भी एक मिनट का समय और। अच्छा, तुम लोग जेई मेंस का इस साल का पेपर देखे तो कैसा लगा? यार नहीं देखे हो? कुछ भी कोई कहना चाहेगा जेई मेंस के पेपर के ऊपर? कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा? कोई बात नहीं, नहीं देखा। ठीक है। जेई मेंस का पेपर अभी ऐसे देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई बोलता देखे तो हमको थोड़ा हैरानी होता है। एक्चुअली अभी तुम लोग का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो देख के क्या करोगे? देखो, आज हम तुमको बताए थे कि आज हम लोग को थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर हम सोचे कि सॉल्ट के बारे में बताएंगे तुम्हारा पी ब्लॉक का लेक्चर का एक क्लास कम हो जाएगा, और फिर हमको सॉल्ट में वो सब चीज वापस से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक तरीका सोच रहे तुम लोगों को पढ़ाने का कि हर दिन हम तुम लोग को कुछ पढ़ाएंगे और क्लास के आखिरी के 10-15 मिनट सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट एनालिसिस के बारे में कुछ बात बता देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि समय कम है और सॉल्ट के लिए लास्ट लास्ट आते आते सब फिर पता नहीं हम रहे ना रहे, तो मतलब मेरा भी कुछ प्रायोरिटीज चेंज हो जाए तो हम भी नहीं करा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग को अभी से करा दे सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, और एक और चीज तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तक तुम लोग का डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है, शीट का डिस्कशन। तो शीट का डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि मेरे पास तुम्हारा मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, होता तो डेफिनेटली करा देते। हम भी मांगे हुए हैं, जैसे ही हमको मिलता है फिर हम लोग उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तुम लोग को अगर मिल रखा है तो तुम लोग के लिए हम लास्ट होमवर्क दे देते कि एस ब्लॉक एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से। जो कर लिया होगा उसको ये चीज दिखा होगा कि जो जो चीज क्लास में बताया गया वो एनसीईआरटी से बहुत हद तक मैच कर रहा है। और उसके बाद एनसीईआरटी अगर रीड कर ली हो तो तुम लोग अपना एक्सरसाइज 1 और जेई मेंस और जेई एडवांस इतना क्लियर रखो। ठीक है, बस इतना, एक्सरसाइज 1 जेई मेंस जेई एडवांस, बाकी सब गया तेल लेने। इतना एक्सरसाइज मॉड्यूल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेम गोज फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पहले इतना कर लेंगे, फिर अपन आगे और भी क्वेश्चंस होंगे तो उसको डील कर लेंगे। ठीक है, अब आज हम लोग पहले तो पी ब्लॉक पढ़ेंगे, लास्ट में सॉल्ट के बारे में कुछ कुछ बात करेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक में अभी हम लोग बेसिकली क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग के लिए अच्छी बात है। तो आज 15, 16, 17, 18 इतने हमारे पास ब्लॉक्स हैं क्लास 12 में। तो चाहे तो हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा ज्यादा मानना है कि हम लोग को ऐसे पढ़ना चाहिए, पहले 18 को देखना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि अगर हमसे कोई बोले कि 15th ब्लॉक पढ़ना है या 18th ब्लॉक पढ़ना है तो हम 18th पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल के समय में। ठीक है, तो हम लोग 18th ग्रुप से ही अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 18th ग्रुप को हम लोग प्यार से नोबल गैस फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले वो होता है हीलियम, आर्गन, सॉरी नियन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, फिर आता है जेनन, फिर आता है रैंडन, फिर आता है ओजी। ठीक है, ये नया मेंबर तुम लोग को दिख रहा होगा हमारे पीरियोडिक फैमिली का। मतलब एक्चुअली जो जो तुम लोग आखिरी में एलिमेंट्स देखे होगे कि प्लेसेस खाली था, मैंडलीव ने कुछ प्लेसेस खाली छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल भरने के लिए, तो खुशखबरी है वो प्लेसेस भरा चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये प्लेसेस सारे के सारे भरा चुके हैं, सारे रेडियो एक्टिव ओरिजिन के हैं। और अच्छी बात ये है, मतलब हैरानी की बात ये है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इसे एक ही रिसर्च लैबोरेटरी ने खोजा है, रशिया के एक रिसर्च लैबोरेटरी ने खोजा है। ठीक है, तो ग्रुप 18 का जो फुलफिल हो रहा है वो है ओजी से। इसका नाम पता नहीं क्या होता है, ओजी हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
खैर ये तो इससे तुम्हारे पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो कॉम्प्रिहेंशन पे आएगा, ठीक है। तो इतना है हम लोग के पास। अब हम लोग को इतना तो पता है कि ऑल नोबल गैस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट रैंडन एंड ओजी। ऐसा क्यों? कि उसका जो हाफ लाइफ होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा पता हो तो हाफ लाइफ के बारे में पता होगा। बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट कर जाता है और रेडियो एक्टिव नेचर का रहता है, इसीलिए इसका एयर में पाए जाने का, एयर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ठीक है, हम तुम लोग को थोड़ा सा इसमें और डिटेल में बताएंगे क्योंकि तुम लोग को बोर्ड भी लिखना है, तो बोर्ड का भी तुम्हारा यहाँ से काम हो जाए, ठीक है। अब atmospheric abundance of dry air is almost 1% in which argon is the major constituent, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एटमॉस्फेरिक abundance का ऑर्डर, ठीक है। इस पे जेई मेंस पिछले 1-2 सालों से सवाल पूछ रहा है, तो इसीलिए इस सीक्वेंस को याद रखना है। इसको याद तुम लोग करा देते हैं। सबसे ज्यादा एयर में क्या होता है, ठीक है, हमने ड्राई एयर लिया, क्या होगा सबसे ज्यादा, क्या लगता है? फर्स्ट और सेकंड नंबर तो तुम लोग को आइडिया होगा, कोई तुक्का मारना चाहेगा? इसमें नोबल गैस के बारे में भूल जाओ, इन जनरल पूछा जा रहा है। कोई भी पारितोष? कोई नहीं? बस हाँ ना भी बोल दो ताकि हमको पता चले कि हो तुम लोग। अरे भाई भाई, पारितोष आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रहा है। ठीक है, कम से कम हाँ ना बोल दो, ठीक है। तुम नहीं बोलना चाहोगे तो शिवम कुछ कहोगे? सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? गैसियस स्टेट में कौन सा हम लोग सबसे ज्यादा गैस यूज किए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय? डाल्टन्स लॉ किस नाइट्रोजन। पे लगाया? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा एयर में पाया जाता है नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन। तो हम लोग ऑक्सीजन। जब, हाँ, जब डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं तो इसको बोलते थे ये 60-70 है, ये 30 है बस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये 70-30 नहीं होता है, थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। पहले पूरा ऑर्डर लिख देते हैं फिर उसके बाद बताएंगे, या पहले ये बता ही देते हैं। ये 78% होता है लगभग, ठीक है। और ये 21% होता है एटमोस्फेयर में, ये एक्चुअल डाटा है, ठीक है। तो ये टोटल सम कितना हुआ? 99%। 99% हमारा एयर में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। इसके बाद बाकी के गैसेस आते हैं। तो बाकी के कौन कौन से गैसेस हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आता है इसके बाद आर्गन, फिर आता है नियन, फिर आता है हीलियम। चलो पूरा एक और बार लिखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे पास एयर में होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हमारा नोबल गैस फैमिली स्टार्ट हो जाता है। ये एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद आर्गन आता है, फिर नियॉन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर क्रिप्टन आता है, रैंडन आता है और ओजी आता है, ठीक है। इसका परसेंटेज भी लिख देते हैं। ऑलमोस्ट जो आर्गन होता है ना, ये नोबल गैस में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है एटमोस्फेयर में, ये 0.9% होता है। और बाकी जो होता है वो 0.1% को कंस्टिट्यूट करता है, रफली 0.1%, उससे भी एक्चुअली कम ही होता है, ठीक है। अब तुम लोग सोचो कि इसको याद कैसे रखना है। उसको याद करने का एक तरीका है, तो वो हम लिख देते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हम लोग को याद है, ये याद रखना ही नहीं है, ठीक है। 99% तो यही बना रहा है, तो ये तो हम लोग को याद है। यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इसको एक बार रीड करो। इसको रीड करोगे तो तुम्हारे पास ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और नहीं है कर्जे, रहने दे ऑगी, ठीक है। ऑगी हम लोग जानते हैं कौन है। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें तो और से ए आर, नहीं है से एनी, है से एच ई, कर, ठीक है, क्रिप्टन के आर, कर्जे से के आर है, ठीक है। फिर रहने दे से आर एन,
और ऑगी से ओजी, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर है, ब्रैकेट में क्या है, दे और जे, ये दोनों ब्रैकेट में। तो ये बस तुमको एक तरीके से ये लाइन याद होना चाहिए, और नहीं ये कर्जे रहने दे ऑगी, ठीक है। तो इससे तुम्हारा अब एटमॉस्फेरिक अबंडेंस का सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग से कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट नोबल गैस कौन सा है, तुमको पता है इसका आंसर कौन सा है? सबसे लीस्ट कौन सा है, तुमको पता है इसका आंसर कौन है? क्रिप्टन और हीलियम में कौन सा ज्यादा अबंडेंट है, तो तुमको पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ा काम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अकरेंस भी देखते हैं कि अकरेंस कहाँ से हो रहा है इस नोबल गैस एलिमेंट्स का। तो हीलियम और जो नियन है, ठीक है, हीलियम एंड नियन, ये सब लाइंस तुम अभी हम तुमको बता रहे हैं, तुमको लगेगा कि क्या बता रहे हैं यार, मतलब नहीं याद हो रहा है, मतलब क्या बता रहे, तो ऐसा नहीं लगता है, लगता है कि याद नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी तुम लोग एनसीईआरटी एक बार भी खोल के देखोगे तो तुम्हारा ग्रुप 18 में ये सब लाइंस तुमको मिलेगा, और तब तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी बस याद करने का तरीका सीखते जाओ, ठीक है, कैसे चीजों को याद रखना है। तो हीलियम एंड नियन आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओरिजिन इन पिचब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लीवीवेट, ठीक है। तो एक ये हम ऐसे याद रखे थे, एक हॉस्पिटल होता है पीएमसी हॉस्पिटल, ठीक है, कोटा में आकाश का जो बिल्डिंग है ना, वो पीएमसी हॉस्पिटल, मतलब आकाश इतना ज्यादा मेडिकल ओरिएंटेड है कि एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसी में ऑपरेट करता है, पढ़ाता है, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल का नाम था पीएमसी हॉस्पिटल, तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पीएमसी हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ से पिचब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीवीवेट। और यहाँ पे एक और जरूरी बात कि जो पिचब्लेंड होता है ये होता है U3O8, ठीक है, U3O8। तो तुमसे पिचब्लेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछे तो तुम्हारे पास इसका आंसर है, ठीक है। हीलियम का एक और जो कमर्शियल सोर्स है वो है नेचुरल गैस। कोई भी नेचुरल गैस को उठा लो, उसको बर्न करोगे तो तुमको मिलेगा हीलियम, ठीक है। तो ये चीज है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है, जो जे एडवांस में भी एक दो बार पूछा जा चुका है, कि जब भी हम लोग रेडियम को मतलब ऐसे ही छोड़ दिए तो तुमको पता है वो क्या करेगा, डीके करेगा। तो रैंडम में डीके करता है और अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियाई तुमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना हीलियम यहाँ से हमें मिल रहा है। तो ये तीन तरीके हैं हीलियम के लिए बेसिकली। और ये इसमें नियॉन भी कभी कभी तुमको पिचब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीवीवेट में मिल जाता है। एग्जैक्ट यही लाइन लिखा हुआ है कि हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन इज फाउंड इन पिचब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लीवीवेट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका अकरेंस पता चल गया कि कहाँ से इसका अकरेंस हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी याद आता है तो वो है आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो ब्लॉक है डी ब्लॉक, सॉरी 18th ग्रुप, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल रखता है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हाई होता है, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो हीलियम है, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये कैसा होता है, ये अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, सॉरी, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि फिर भी साइज बढ़ रहा है। तो इन दोनों ऑर्डर को निकाल के हम लोग एक अपना एक ऑर्डर ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यहाँ हीलियम आ रहा है, तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये सीक्वेंस एक्चुअली अगर तुम लोग के रूम के दीवार पे जो पीरियोडिक टेबल चिपकाया हुआ है उसके सीक्वेंस को एक बार गौर से देखो तो तुमको ये सीक्वेंस वहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर डायग्राम, और सारे के सारे याद रखने के जो तरीके हैं वो उसी पे लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा, हम भी वहीं से देखे थे, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो नोबल गैस 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पूरे हैं, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा अकोमोडेट क्यों करे,
इसके पास तो 8 पहले से है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके लिए अगर हम लोग को इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है, तो हमें इसमें कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड करनी होगी, तभी तो ये जाके मतलब एक जो पूरा सिस्टम है एक बाउंडेड सिस्टम बनाएगा। अगर हम लोग एनर्जी नहीं ऐड करेंगे तो ये खुद से तो इसको लेने नहीं वाला है, जबरदस्ती इसके पेट में, इसके मुंह में इलेक्ट्रॉन को ठूसना है, ठीक है, तो एनर्जी हमें कुछ एक्सटर्नल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम लोग जानते हो एक बात कि अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो प्रोसेस फीजिबल होता है, मतलब वो नेचुरल प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, खुद से होना चाहता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल देंगे, ठीक है, तो ये चीज, और अगर किसी चीज के हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो चीज स्पॉन्टेनियस नहीं है और उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बस ये चीज। तो इसका भी रीजन क्या होता है, फुलफिल्ड इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अगर किसी को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंसेस समझने में दिक्कत होता है, अगर तुम लोग को ये चीज दिक्कत हो रहा है, जैसे तुम लोग हमको लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, थर्मो केमिस्ट्री भी हो चुका है और थर्मोडायनेमिक्स 2 भी हो चुका है, तो मेरे को पर्सनली कहाँ दिक्कत आता था इस पूरे चीज में, एक एक चीज होता है डेलेस सिस्टम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम लोग जनरल बात भी बताते हैं क्योंकि वो भी काम आएगा तुम्हारा। एक होता है डेलेस सराउंडिंग और एक होता है डेलेस यूनिवर्स, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में बेसिकली ये चीज डिफाइंड होता है, और इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशंस आते हैं वो ये है कि फॉर आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ठीक है, फिर एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन में भी मतलब ये सारे प्रोसेस में दो दो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिर इसमें भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक इज ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन इज काइंड ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस मिक्स, ठीक है। तो इतने सारे केसेस बनते थे और ये सब चीज का साइन याद होना चाहिए, अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज एग्जाम से जाने से पहले याद कर लेना, क्योंकि ये चीज एग्जैक्ट पूछता है, एग्जैक्ट, ठीक है, कि साइन ही पूछता है, मतलब मल्टी करेक्ट में जे एडवांस का एक सवाल का एक ऑप्शन ही होगा कि ये चीज का साइन ऐसा है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो हमको इसमें बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। तो अगर तुम लोग को भी इसमें दिक्कत होता है तो बता सकते हो, हम बता देंगे कि हम इसको कैसे याद रखे थे। हम मतलब बेसिकली याद रखने का मेरा तरीका था, यहाँ पे पूरा चीज सेट किए थे, यहाँ पे पूरा चीज सेट किए थे, एक टी बनाए थे और इसमें सब चीज जीरो बन रहा था, बाकी सब चीज ग्रेटर देन जीरो था, तो हम इस टाइप से एक पूरा जनरलाइज कर लिए थे अपने लिए। तो अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। और कुछ लोग को इसमें भी दिक्कत आती है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो जिंदगी में खुद से हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। हमारे जो टीचर थे हमें एक एग्जांपल दिए थे, लव, प्यार खुद से हो जाता है इसलिए स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, और पढ़ाई से प्यार नहीं होता है इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो किसी को अगर इससे हेल्प मिलता है तो अच्छी बात है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देख रहे थे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में हम तुम लोग से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पी ब्लॉक के केस में पर्टिकुलरली वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलरली बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट किस चीज में डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नंबर 1 मॉलिक्यूलर वेट, और ये मॉलिक्यूलर वेट यही होता है वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलरली यही दो फैक्टर्स पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो हम लोग जब भी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पी ब्लॉक के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम के बारे में तुम लोग को और भी कुछ पॉइंट्स लास्ट क्लास में बताए थे कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। एक और बात नोट करो कि हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नोन सब्सटेंसेस में सबसे कम होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन होता है, ठीक है। हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि 4.2 केल्विन अभी तक लोग ग्राफ पे भी प्लॉट कर पाया होगा, पता नहीं कर भी पाया होगा कि नहीं, ठीक है। याद होगा तुम लोग को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो 4.2 केल्विन इज मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है। इन दी कंक्वेस्ट फॉर एब्सोल्यूट जीरो ये टेम्परेचर हम लोग शायद रीच ना कर पाए, ठीक है, तो इतना ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको पर्टिकुलरली हम लोग क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज करते हैं। मतलब चीजों को ठंडा रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं,
ठीक है। एक और चीज होता है जो क्रायोजेनिक होता है, वो होता है आर्गन। ठीक है, आर्गन भी क्रायोजेनिक होता है। ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, तो वो ये है हीलियम का, 4.2 केल्विन। ठीक है, हीलियम के बारे में और कुछ बातें, तो जो अपना हीलियम गैस है, इसके पास एब नॉर्मल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम लोग एक बैलून ले, हीलियम का बैलून छठ छठ घाट पे बहुत बिकता है। ठीक है, तो हीलियम का बैलून है, तो ये क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है, देखा भी जाता है कि एक तो उड़ जाता है, तो उड़ जाता है तो हम लोग गैसियस स्टेट में इसका रीजन पढ़ चुके हैं कि क्यों उड़ जाता है, हल्का होता है। ठीक है, दूसरा इसका ये एक और चीज फैक्ट बोला जाता है कि ये जो बैलून है बहुत जल्दी ही पिचक जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसका जो हवा है इससे निकल जाता है। ठीक है, हवा क्यों निकल जाता है, क्योंकि हीलियम के पास एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है कि वो बहुत ही जल्दी रबर से डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, रबर सरफेस के थ्रू डिफ्यूज कर जाता है। जैसे अगर तुम अपने मुंह से हवा भरोगे इस पर्टिकुलर बैलून में, तो ये हो सकता है 2-4 दिन तक नॉर्मल तेरा चल जाए, लेकिन ये जो चीज है ये 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास जो डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी है हीलियम का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हीलियम के बारे में हमने 3 फैक्ट्स पढ़े। ठीक है, 3 कौन कौन से फैक्ट्स, इसका रिड्यूसिंग एजेंट वाला फैक्ट, इसका डिफ्यूजन प्रॉपर्टी वाला फैक्ट, और इसका क्रायोजेनेसी वाला पॉइंट। ठीक है, क्रायोजेनेसी के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी हमने इसका देखा। तो हीलियम कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोग को दिख रहा है। और भी पॉइंट इसके साथ नोट कर सकते हैं, चाहो तो यूपीएससी का एग्जाम लिखते तो डेफिनेटली पूरा बना देते, लेकिन हम लोग को जेई लिखना, तो इसीलिए कोई इसमें पूरा बनाने का जरूरत नहीं है कि छोटा है, ऐसा है, वैसा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आए, समस्या हो, तो वहीं पे रोक सकता है, वहीं पे पूछ सकता है। ठीक है, मेरे चुप होने का इंतजार ना करें। आवाज में दिक्कत हो, दिखने में दिक्कत हो, तो भी बोल सकता है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे थे, तो डिफ्यूजन वाले पॉइंट को तुम लोग को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होता है हम लोग जानते हैं पी ए अपॉन अंडर रूट एम टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रेशर, एरिया ऑफ ओरिफिस और टेम्परेचर को बराबर भी रख दें, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है हीलियम का, वो ज्यादा डिफ्यूज करने के चक्कर में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। अब किसी को, जैसे हीलियम का अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 AME में। ठीक है, एक एक हीलियम एटम का। और H2 मॉलिक्यूल का अगर बात करें, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका भी 4 ग्राम पर मोल कर लेते हैं, मोल में आप बात करते हैं। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा हल्का है, हम लोग को दिख रहा है कि ये ज्यादा हल्का है। लेकिन अगर हम लोग H2 और हीलियम के डिफ्यूजन प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो कौन सा ज्यादा अच्छा डिफ्यूज डिफ्यूज करता है, कोई कहना चाहेगा? किसी को कोई अंदर से आवाज आ रहा है तो कहे। किसी को कोई अंदर से आवाज नहीं आ रहा है, तुक्का मार लो यार, हम होते तो 4 लोग, हम लोग हीलियम। H2 बोल। हीलियम। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज हीलियम। ठीक है, मतलब पूछ ना तो डेफिनेटली कुछ तो होगा ही, क्योंकि पी अपॉन रूट एम टी के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस किए कि हीलियम के पास एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, वो बैलून के सरफेस से भी डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, और इसका एक और अच्छा रीजन सुनना चाहो, तो ये होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये एक मॉलिक्यूल होता है, हीलियम से साइज में लगभग बड़ा होता है H2 का पूरा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके H2 के जो डिफ्यूजन में स्पेस लगेगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए वो कम डिफ्यूज करेगा, इसीलिए हीलियम जो होता है वो ज्यादा डिफ्यूज करता है। ठीक है, हम्म, अब अब यहाँ पे और थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लैथरेट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लैथरेट कंपाउंड्स, क्लैथरेट का कोई मतलब जानता है? जानता है तो बता सकता है। ठीक है, तो हम ये बता देते हैं, क्लैथरेट को जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जैसे नोबल गैस है, ठीक है, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है सबके वैलेंस शेल में, तो हर जो एलिमेंट है वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, ऑब्वियस सा बात है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो दो क्यों बनाना, बस यही बात है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये और लोगों से क्यों इंटरेक्ट करे,
लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ होते हैं जो ऑक्टेट को एक्सपैंड कर जाते हैं। तो एक बार हम लोग सारा पहले लिखते हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग देखे होगे कौन कौन सा कंपाउंड, मतलब कौन कौन सा कंपाउंड इसमें से एलिमेंट कंपाउंड बनाता है। तो उसमें तुम लोग जेनॉन का कंपाउंड बहुत देखे होगे, एक्सियो4 बहुत बार स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो क्रिप्टन होता है, इसका भी कुछ कुछ कंपाउंड कोई कोई देखा होगा, ऑक्सीजन के साथ ही बेसिकली बॉन्ड करता है, तो ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों का कंपाउंड हमने देखा है। हीलियम का कभी हमने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नहीं देखा। अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नहीं देखा है तो फ्लोरीन के साथ याद करो, ठीक है। इन दोनों के साथ कंपाउंड नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में किसी के साथ नहीं हो सकता। तो इन दोनों के साथ ना ही मैंने आज तक हीलियम का नहीं देखा है, ना ही नियन का देखा और ना ही आर्गन का देखा है, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं, ये जो तीनों बेसिकली, ये किसी से मतलब कंपाउंड किसी के साथ नहीं बनाते, किसी के साथ बात भी नहीं करते, कंपाउंड नहीं बनाते, एकदम इनर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन है, ये बेसिकली जो रियल कंपाउंड्स है ये नहीं बनाते। अब थोड़ा टर्म्स को मॉडिफाई करते जाते हैं। कोई भी रियल कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। रियल कंपाउंड नहीं बनाता या ट्रू कंपाउंड नहीं बनाता, इसका क्या मतलब है थोड़ा देर में देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हमें एक ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा हमने किसका देखा, जेनॉन का। सबसे कम हमने किसका देखा, नियन का, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या होगा, तो ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा है जेनॉन का और सबसे कम है हीलियम का, एकदम सिंपल सा ऑर्डर है, ठीक है। हीलियम सबसे छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो थोड़ा थोड़ा कंपाउंड बना सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं बनाता। हम लोग एक ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इन तीनों को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये दोनों तो बनाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, ये। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहा होगा कि यार कंपाउंड नहीं बनाता है तो ऑर्डर में क्यों इंक्लूड करना है। तो इसका बहुत छोटा सा रीजन ये है कि बहुत बार तुमसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि कंपेयर एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो तुम्हारा एक ऑप्शन होगा उसमें NaOH, दूसरा होगा CaOH होल ट्वाइस, तीसरा होगा के KOH और चौथा होगा HCl, फिर आएगा H2SO4, फिर आएगा CO2। ये सारे के सारे कंपाउंड्स में तुमको बेसिक कैरेक्टर बताना है। तुम जान रहे हो कि तुम्हारा सबसे ज्यादा KOH होगा, फिर NaOH होगा, ठीक है, फिर COH होल ट्वाइस आएगा, फिर यहाँ पे ये एसिड्स आएंगे। तो तुमको दिखा एसिड भी है लेकिन उसका बेसिक कैरेक्टर भी हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में हम लोग हर चीज को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है इसमें हम लोग ये तीनों को भी रखते हैं। ये तीनों जो एक्चुअली होते हैं ये कोई भी असली कंपाउंड नहीं फॉर्म करते, ये क्लैथरेट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लैथरेट कंपाउंड को हम लोग प्यार से होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अभी क्या होता है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप और क्या होता है क्लैथरेट कंपाउंड, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि हीलियम है तो बहुत सारा हीलियम का एटम्स अपने पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब बेसिकली लैब में होता है, ठीक है। बहुत सारा हीलियम का एक पूरा स्ट्रक्चर ही लिया जो हीलियम का है, ठीक है, हीलियम मिक्सचर लिया। अब यहाँ क्या किया हम लोग, थोड़ा सा ऑक्सीजन को यहाँ पे डोप किए, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स को डोप किए तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम फंस गया, ठीक है, इसके बीच में। अब यहाँ पे इसके बीच में जो अट्रैक्शन का एक फोर्स डेवलप हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्शन का फोर्स मास पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए कुछ अट्रैक्शन का यहाँ पे फोर्स आया। और ये फोर्स क्या है, बेसिकली वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसके वजह से यहाँ पे एक कुछ स्टेबल जैसा सब्सटेंस बना, ठीक है। बहुत सारा हीलियम है, बीच में ऑक्सीजन फंसा हुआ है, छेद में ऑक्सीजन गिर गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे ये होता है होस्ट और ऑक्सीजन है यहाँ पे गेस्ट, ठीक है। इसके बारे में तुमसे बहुत कम सवाल पूछेगा, तुम्हारी जानकारी के लिए कि एनसीईआरटी जब तुम लोग रीड करो तो तुम्हारे लिए कोई चीज मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप फॉर्म करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्लैथरेट कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो वो माइक को अनम्यूट करके
बोल सकता है। नहीं है किसी को दिक्कत, ठीक है। तो अब एक और प्रॉपर्टी जो तुमको सॉल्ट एनालिसिस में काम आएगा, ठीक है। सॉल्ट का पॉइंट है बेसिकली कि कलर क्या होता है, ये जो नोबल गैसेस है इसका कलर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब कॉमन सा मतलब ये तो मतलब हमको लगता है केमिस्ट्री इज समथिंग विच वी कैन ऑलवेज रिलेट फ्रॉम आवर कॉमन डे लाइफ। तो हमारे पास किसका कलर बताना है, यहाँ पे हमें नोबल गैसेस का कलर बताना है, ठीक है। नोबल गैस कैसे गैस होते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग देखने में ही कलरलेस होते हैं। कलरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक है। तो जो लोग, ऐसा तुम लोग देखे भी होगे, जो लोग ज्यादा लोग से घुलता मिलता नहीं, एकदम पेल टाइप का कलरलेस बंदा कोना पकड़ के अपना बैठा हुआ है, तो नोबल गैस का यही सीन है, ठीक है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, तीनों चीज एक साथ आ गए। अब अब एक और चीज होता है जिसको लैम्डा टेम्परेचर कहा जाता है। पता नहीं ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में आज तक कभी सवाल पूछा नहीं गया, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि कभी इसके ऊपर सब सवाल पूछा गया, ठीक है। लैम्डा टेम्परेचर, ठीक है, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली बोकारो में एक कल्चर है कि जो चीज नई ना आया है वो बहुत ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं, और जो आ रहा है एक दो बार आ चुका है वो कम इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और मतलब तुम लोग के हिसाब से तुम लोग, ये कम आया है, ठीक है। अब तुम लोग को इसको बहुत ज्यादा इसके डीप में जाना है, बहुत कम जाना है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बताना मेरा काम है, ठीक है। तो देखो, जो हीलियम है, हीलियम के केस में आ रहा है लैम्डा टेम्परेचर, ये हीलियम बहुत तंग कर रहा है हम लोग को। छोटा बच्चा है, छोटा सा, सबसे छोटा, छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं, ठीक है। तो हीलियम 1 इसका एक तरीके का फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। ये लिक्विड फेज में, इसको अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे ताकि ये अपने एक दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है। ये भी लिक्विड फेज में होगा, मतलब बस एक तरीके से हम लोग कंप्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिनोमेना देखोगे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे। बताते हैं क्यों खूबसूरत है। इसको कंप्रेस हम लोग 2.2 केल्विन से भी नीचे करते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर से भी ज्यादा नीचे कंप्रेस करते हैं। अब सोचो एक चीज, 4.2 डिग्री तो इसका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। मतलब लिक्विड तो वेपर, भाप बन गया, लेकिन 2.2 केल्विन आ गया, अभी भी ये लिक्विड पड़ा हुआ है। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर का खेल खेल रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं। अच्छा ऐसा देखो, किसी को अगर यहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है या मतलब बहुत तेज हम बोल रहे हैं तो किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो और थोड़ा सा बताते हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई गैस है, ठीक है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना तो हम लोग बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करती है। और अगर इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये चीज लिक्विड है, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली सॉलिड में जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम लोग साथ साथ इसको कंप्रेस भी कर रहे हैं, तो भी सॉलिड में जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट मतलब पड़ा रह रहा है और एक दूसरे टाइप का बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म बना रहा है। ये बेसिकली जो है ये हमारा नॉर्मल हीलियम है, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये हमारा नॉर्मल हीलियम। नॉर्मल हीलियम मतलब रूम टेम्परेचर लैब वगैरह से उठाए। और ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर फ्लूइड, ठीक है। सुपर फ्लूइड क्या होता है, बताते हैं क्या होता है। अब लेकिन उससे पहले ये जो लैम्डा टेम्परेचर, ये जो 2.2 केल्विन है ना, ये होता है लैम्डा टेम्परेचर। तो हो सकता है कि तुम्हारे जेईई मेंस में एक सवाल आ जाए कि व्हाट इज द लैम्डा टेम्परेचर ऑफ हीलियम। इससे ज्यादा तो कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो तुमको पता है 2.2 केल्विन है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कंफ्यूज मत करना। इस टेम्परेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेम्परेचर है, ठीक है, 4.2 केल्विन, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो सुपर फ्लूइड क्या होता है, वैसे हम ये चीज बताना नहीं चाहते क्योंकि क्या करोगे जान के, इसको कोई पूछने तो वाला नहीं है, ठीक है। तो सुपर फ्लूइड बेसिकली वो फ्लूइड होता है जिसका जो विस्कोसिटी होता है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी जीरो हो जाता है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाता है। इस ये जो हमारा फ्लो है इसमें एटम्स हमें साफ साफ दिखने लग जाते हैं, मतलब
मॉलिक्यूलर फ्लो नहीं होता है, एटॉमिक फ्लो होने लगता है लिक्विड का, तो इस चीज को बेसिकली सुपर फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीज कोई पूछता नहीं है। ठीक है, मतलब हम जब क्लास 9th में थे, जब हम क्लास 9th में थे तो हम 9th में या 10th में थे तो हम अतुल सर से ही पूछे थे बेसिकली कि सर सुपर एटम क्या होता है। ठीक है, तो वो बोले सुपर एटम क्या होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो पूछा था हमसे सुपर एटम क्या होता है, तो हमको पूछे सर ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सुपर एटम क्या होता है। ठीक है, तो वो बोले हमको नहीं पता, तुम बताओ कहाँ पढ़े हो। तो हम बोले सर जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो फॉर्म होता है ना स्टेट ऑफ मैटर का, अगर इसमें हम लोग बहुत पास, जैसे बहुत ठंडा करते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पास आ जाती है। ठीक है, ठंडा करोगे तो नॉर्मल सा बात है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पास आएंगी। तो ये जो एटम्स है ये इतना पास आ जाता है कि ये एक सुपर एटम बना देता है। तो सर ने बोला अच्छा। तो मैंने बोला हाँ सर सुपर एटम। तो बोले इसका प्रॉपर्टीज क्या। तो मैंने वही बताया कि इसका जो विस्कोसिटी है वो लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, एटॉमिक फ्लो होता है, इंटरेक्शन जीरो हो जाता है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सर ने एक चीज मुझसे पूछा था कि सर एक चीज बताओ कि ये एटम्स इतने पास आ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल नहीं बना देंगे। तो यार उस टाइम पे हमको भी बहुत हंसी आ गया था। फिर हमको उस टाइम ये रियलाइज हुआ था कि ये सब चीज पे डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज सिलेबस के बाहर का चीज है। ठीक है, तो अगर कोई आता है कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सबको आना है, कोई आईआईटी आता है, ठीक है, होपफुली सबको आओ, और किसी को इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट रह जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स मिल जाएंगे जो इसमें तुम्हारा हेल्प कर देंगे। अब यहाँ तो किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब एक कहानी आता है, एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था, बार्लेट नाम था उसका। ठीक है, उसका पूरा नाम शायद याद नहीं, नील बार्लेट बोलते थे या शायद एनसीईआरटी में सिर्फ उसका नाम बार्लेट ही गिवन है। ठीक है, वो जो बंदा था वो सबसे पहली बार एक किसी नोबल गैस का कंपाउंड को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहले ही एक कल्ट था सोसाइटी का, एक साइंटिस्ट का एक कल्ट था जिसने कह दिया था कि नोबल गैस जो है वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, और इस बंदे ने आके बोल दिया कि भाई नहीं, नोबल गैस कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और इसने सबसे पहले कौन से कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड नोबल गैस को फॉर्म किया था, ठीक है, खोजा था। तो इसने जेनॉन का कंपाउंड खोजा था, और ये था XCPT-F6। ठीक है, XCPT-F6 नाम का कंपाउंड खोजा था इसने। ठीक है, और ये जो कलर होता है ये होता है रेड कलर, रेड कलर कंपाउंड। ठीक है, अब इस कंपाउंड को वो क्यों खोज पाया था, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक, ये जब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बेसिकली ये, मतलब इस तरीके से इसने खोजा था कि एक नोन कंपाउंड था उस टाइम पे, O2PTF6। ठीक है, यहाँ पे O2 का जो चार्ज होता है +1 होता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना। ठीक है, ये तुमसे पूछेगा यहाँ पे, तुमसे यही कंपाउंड देके तुमसे प्लैटिनम का पूरा हिस्ट्री निकलवा देगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोग नहीं ना पढ़े हो अभी, नहीं। नहीं पढ़ो, तो तुमसे प्लैटिनम के बारे में दुनिया का हर चीज पूछ देगा। सबसे पहले पूछेगा प्लैटिनम का चार्ज क्या होता है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा जानते होते तुम लोग बोल, इसका एक्चुअली चार्ज गिनने से यहाँ पे पता चल रहा +5 है, लेकिन प्लैटिनम एक्चुअली +5 में नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्यारा सा कंपाउंड है, +2 +4 में ही अपना खेल खेलता है, +5 नहीं बनाता है, लेकिन इस कंपाउंड में ये बना रहा है। या फिर यहाँ O2 ही तुमसे कह दिया, तुमसे पूछ रहा O2 किस फॉर्म में, तो कौन बोलता है O2+1 फॉर्म में। ठीक है, कोई नहीं बोलता है, तो इसीलिए इसको याद। तो बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब में इसी के साथ खेल रहा था, गलती से इसमें जेनॉन गिर गया होगा और ये कंपाउंड का सिंथेसिस हो गया। 2-3 दिन छूट गया होगा गलती से, और ये कंपाउंड बन गया, लाल लाल दिखने लगा, उसको पता चल गया कुछ तो रिएक्शन हुआ है, पता किया होगा तो ऐसा कुछ निकल के आया। ठीक है, बस ऐसे ही खोजा होगा, और कुछ खास किया नहीं। ठीक है, जिस तरीके से रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ था बिल्कुल वैसे ही कुछ किया होगा खेल। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट, जो भी हमको लगता है कि इतना चीज तुम लोगों को जानना या पता होना जरूरी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और हीलियम पे चर्चा कर दे। छोटा सा बच्चा है, छोटे बच्चे प्यारे नहीं हरामी होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में और थोड़ा बात करें। तो थोड़ा बहुत जनरल पॉइंट्स, हीलियम इज लाइट गैस बट नॉट द लाइटेस्ट, क्योंकि जो लाइटेस्ट गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस है, और हीलियम गैस जो है ये लाइट गैस, लाइटर गैस है। ठीक है,
अंग्रेजी का खेल है बेसिकली। तुमसे एक ऑप्शन में पूछ देगा हीलियम इज द लाइटेस्ट गैस, तो बोलोगे यस इट इज, टिक करके आ जाओगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, बस यही अंग्रेजी का खेल है, तो थोड़ा सा संभल जाना। ठीक है, और ये अंग्रेजी क्यों पूछेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी एनसीईआरटी में ये लाइन ही लिखा होगा। ठीक है, अब हीलियम, अभी तुम लोगों को पता है कि हीलियम बहुत जल्दी डिफ्यूज भी कर जाता है, और बहुत ही ज्यादा जल्दी, अगर हीलियम का बैलून ले लो तो ये बहुत जल्दी ऊपर उड़ जाता है। अगली बार छठ मेला में जाना तो बैलून को छोड़ देना, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का जो फायदा होता है, ये जो मीटियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो मीटियोर्स को स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ भी अपना आसमान में देख रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ कैमरा बांध देता है। ठीक है, यहाँ कैमरा बांध देता है और बैलून को छोड़ देता है, और इस बैलून का जो मटेरियल है थोड़ा सा ऐसा बनाता है कि डिफ्यूजन का रेट घट जाए। डिफ्यूजन तो बंद नहीं कर सकता है, रेट घट जाए। ऊपर जा रहा है अपना, ऊपर का आसमान देख रहा है, उसको भी मजा आ रहा है, और ये काम हीलियम गैस की मदद से हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एक यूज है। ठीक है, हीलियम गैस जो होता है ये नॉन फ्लेमेबल इन नेचर होता है। नॉन फ्लेमेबल इन नेचर होता है। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल का मतलब इनफ्लेमेबल नहीं होता है। ठीक है, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो वो पदार्थ जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले, ठीक है, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा डिओड्रेंट है। ठीक है, तो डिओड्रेंट लेना, एक लाइटर लेना, और वो तुम्हारा जिंदगी का आखिरी सबसे बड़ा गलती होगा। ठीक है, तो वो चीज होता है, वो होता है इनफ्लेमेबल, तुरंत आग पकड़ ले, स्पॉन्टेनियसली आग पकड़ ले। ठीक है, और नॉन फ्लेमेबल का मतलब होता है जो चीज आग ना पकड़े। ठीक है, तो ये भी अंग्रेजी का खेल है, जल्दी जल्दी में गलती मत कराना। ठीक है, तो हीलियम गैस जो होता है ये नॉन फ्लेमेबल होता है। जनरली हम लोग गैस देखते हैं, चलो इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल है, हीलियम तो परफ्यूम में भी लग रहा है। ठीक है, फॉग का डिओड्रेंट देख के कि हीलियम ही भर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि एक और ऐसा गैस का नाम बताओ पूरे अपने, अगर थोड़ा सा पी ब्लॉक पढ़े हो, तो कोई एक ऐसा गैस जो तुमको याद आ रहा हो कि नॉन फ्लेमेबल होता है, जिसमें इम्प्योरिटी डाल देते तो वो फ्लेमेबल बन जाता है। बहुत जरूरी गैस है। और उसका स्मेल सड़ी हुई मछली जैसा स्मेल होता है, रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है उसका। किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो हम ही बताते हैं। इस ये जो प्यारा सा गैस है इसका नाम होता है PH3, फॉस्फीन। ठीक है, आजकल के ज़माने में जितना NH3 गैस इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा PH3 गैस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी लेता है, डाईफॉस्फेन बनाता है, HI से रिएक्ट कराते हैं, फिर KOH से वापस रिएक्ट करते हैं, फिर PH3 वापस मिलता है। इतना स्टेप्स होता है। थोड़ा रीड करो यार, हम तो बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा तो रीड कर लो। तुम्हारे तो बोर्ड वोर्ड में भी चल रहा होगा ये सब। खैर, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमको कोई बोलता ना यार थोड़ा रीड कर लो, तो हम नहीं करते, क्योंकि कुछ टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, एक इस टाइप के होते हैं कि जिनको बोल दिया जाए कि ये एनसीईआरटी है, ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी है किताब, कोई क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, इसको पढ़ के चले जाओ। तो भाई मेरे से ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, हम पढ़ते पढ़ते, बुक रीडिंग मेरा बहुत खराब है, जो अभी के पॉइंट में हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक को हम पढ़ नहीं सकते, कोई हमको बता दे, कहानी सुना दे, नोट्स बनवा दे, याद करवा दे, इतना कोई किसी को हमको करवाना है। ठीक है, तो इतना कोई हमको करवा देता था, तो उसके बाद हम जाके आखिरी जो मेरा स्टेप होता था वो होता बुक पढ़ना। तो एक बार लेकिन हम बुक पढ़ते थे ना, तो उसको बहुत चाट के पढ़ जाते थे, कि उसका एक एक पॉइंट को फिर नोट करते थे। एनसीईआरटी के आजू बाजू ऊपर नीचे जगह ड्राइंग बनाने के लिए नहीं देता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ लिखने के लिए देता है। ठीक है, तो हम उसको एकदम अच्छे से पढ़ते थे, और इसको 2-3 बार फिर पढ़ जाते थे। ठीक है, तुम लोग के जो सीनियर है 12th क्लास वाले, अभी जो पास आउट किए, वो हमसे पूछ रहा था कि कोई कोई लड़की ही पूछ रही थी कि मतलब कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि आप कितने बार एनसीईआरटी को पढ़ के गए थे। तो मेरा तो ऐसा रिस्पांस था कि हम इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी जेईई मेन से पहले तो हाथ भी नहीं लगाते। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब मेरे पास जो नोट था उसी को मतलब 10 से 15 बार तो उसी को पढ़ गए थे। तो 10 से 15 बार उसी को पढ़ गए, तो हमको पता है कि आना तो 10 ही सवाल है। ठीक है, 8 से 10 सवाल आना है, मेरे टाइम पे 30 सवाल होता था, तो 8 से 10 सवाल आना है।
अब 10 सवाल भी आ रहा है, अगर 9 भी करके आ रहा है तो हमको खुशी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उस टाइम एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे, लेकिन मेरा जेई मेंस के बाद मेरे पास बहुत खाली समय बचा था, हम बहुत कुछ कर रहे थे उस समय। एक चीज ये भी कर ली कि एनसीईआरटी भी पढ़ ली। तुम्हारे लिए भी मेरा यही सजेशन होगा, अभी बहुत काम होता है। अरे नहीं, तुमको तो हम होमवर्क दे रहे हैं एनसीईआरटी रीड करना। तुम भाई ये सब मत करना, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना क्योंकि तुम्हारे को अभी हम कोई फॉर्मल होमवर्क नहीं दे रहे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बस देख लेना कम से कम ऊपर ऊपर, या फिर मेरा जो नोट्स है इसको अगर प्रिंट करा सको तो प्रिंट करा के पढ़ना, और अगर प्रिंट ना करा सको तो ऑनलाइन में 2-3 बार पढ़ना। मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रिंट करा के पढ़ो, ताकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है तो सर्कल कर दो, तुमको कोई बात पसंद नहीं आ रही है काट दोगे, तो वो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ये चीज। अब खैर आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। अब थोड़ा सा और हमारा जो ये छोटा बच्चा है इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। हीलियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा नोबल गैस एक तरफ, हीलियम का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक तरफ, और जेनॉन का रिएक्शन एक तरफ, इसके अलावा कुछ नहीं है नोबल गैस में, ठीक है। तो लिक्विड हीलियम, ठीक है, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज कूलेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह बिहेव करता है। पारितोष, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। फिर से बोलो क्योंकि तुम्हारा आवाज। आ रहा है आवाज। ठीक है। तो वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल लिखा था, तो अगर नहीं आया तो बता देना, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो बेसिकली जो लिक्विड हीलियम है कूलेंट की तरह काम करता है। अब तुम लोग सोचो कि यार कूलेंट की तरह काम कर रहा है, एक कूलेंट का नाम तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुन रखे हैं, जो भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC जिसको कहते हैं, ठीक है। हम तो ये सुन रखे हैं, तो ये क्यों नहीं यूज कर ले? अरे भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन उतना ज्यादा कूल नहीं करता है, फ्रिज को ठंडा कर सकता है। फ्रिज का जो वो चल रहा है अंदर में, वो गर्म करने वाला जो टरबाइन उसका चल रहा है, टरबाइन चल रहा है, या जो भी उसका इंजन चल रहा है, ठीक है, उसको ये ठंडा कर सकता है। उससे ज्यादा इसका कोई औकात नहीं है। पानी, पानी क्यों नहीं ठंडा कर रहा है? स्टील प्लांट में तो पानी ठंडा कर रहा है। पानी का भी उतना औकात नहीं है भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हम लोग को थोड़ा तगड़ा चीज लेना होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जब ऑप्शन देगा ना तो तुमसे ये तो हटा ही देगा, पानी और CFC तो डालेगा नहीं, आर्गन एक ऑप्शन डाल देगा, हीलियम एक ऑप्शन डाल देगा, बोथ डाल देगा, नन डाल देगा, ठीक है। तो तुमको क्या ऑप्शन में टिक करना है? तुमको ऑप्शन में टिक करना है हीलियम। ये क्यों? क्योंकि ये भी क्रायोजेनिक है, ठंडा रखने के लिए चीजों को, आर्गन भी काम आता है, लेकिन हीलियम हम लोग आंसर टिक करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी हीलियम ही हमें बताया, ठीक है। अब एक और चीज, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेंटेन पावरफुल मैग्नेट्स। मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है या फिर उसको प्रिजर्व कर, मतलब जो भी है मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने में भी लिक्विड हीलियम का काफी ज्यादा योगदान है, ठीक है। तो इसमें भी ये ये देखो, तुम लोग थोड़ा सा ये पॉइंट लग रहा है कि मैग्नेट में कैसे यूजफुल होता है। तो देखो, मैग्नेट बेसिकली ये मैग्नेट नहीं होता जो कंचा हम लोग घर पे खेल रहे हैं, वो नहीं है। कंचा नहीं, मतलब वो कंचा तो मार्बल हो गया, वो वाला मैग्नेट नहीं है। ये बेसिकली MRI और NMR का बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। ये दोनों जो मशीन मशीन होता है, ठीक है, तो ये दोनों मशीन होता है। अब कोई अगर इसको नहीं देखा है तो कोई, तुम लोग कुछ कुछ मूवीज का नाम बता रहे, सब में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ देखा ही होगा। एक मूवी होता है प्रोमीथियस, एक मूवी था, कोई अभी वेब सीरीज देख रहा है तो असुर वेब सीरीज, फिर कोई अगर कोई मूवी नहीं तो सीरियल तो देखते ही होंगे। तो ये सब चीज में एक चीज को यूज करता है, एक इस टाइप का टनल रहता है, ठीक है। एक इस टाइप का टनल रहता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली पेशेंट को ऐसे लिटा के अंदर ले जाया जाता है, ठीक है, लिटा के अंदर ले जाया जाता है और वहां पे उसका पूरा स्कैन होता है, ठीक है, अंदर इसका पूरा काम चलता है। तो इस चीज को हम लोग बेसिकली NMR या MRI कहते हैं, MRI मशीन कहते हैं, ठीक है, MRI मशीन ही कहते हैं, NMR नहीं कहते।
ठीक है, तो ये चीज होता है। इसमें जो बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होता है, उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए हम लोग लिक्विड हीलियम का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इतना मतलब हीलियम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बनाने के लिए इतना ज्यादा यूजफुल होता है, इतना ज्यादा यूजफुल होता है कि मतलब तुम लोग मतलब कोई बंदा या कोई बंदी अगर जैसे एनएमआर के थ्रू जाता है तो उसको पहले बोला जाता है कि कोई भी आइटम सोना का ना पहने। उसमें मतलब इसके अंदर पहन के ही जाने देता है सिर्फ एक गाउन, ओनली अ गाउन और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा मैग्नेटिक होता है, कुछ भी हल्का सा बटन वटन भी जीन्स पहन के चलेगा, बटन हो गया वह मशीन छोड़ो, तुम खुद मर जाओगे। और मशीन सस्ता नहीं आता, 2.5 करोड़ का मशीन होता है। ठीक है, एक बार सरकारी अस्पताल में लग गया फिर जिंदगी भर वही चलना है। ठीक है, तो इसलिए एक सिर्फ व्हाइट गाउन पहना के इसके अंदर भेजा जाता है। ठीक है, इतना महंगा होता है और इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बार क्या हुआ था, इससे भी रिलेटेड एक कहानी है, सुनाते हैं असली कहानी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक नेता था, वो या उसकी वाइफ को एनएमआर का जरूरत पड़ा था, इसके अंदर घुसा दिया, इसके अंदर घुसा दिया। अब यहाँ पे बाहर में नेता दिमाग खाली है। ठीक है, तो उसका जो बॉडीगार्ड था यहाँ दरवाजे पे खड़ा था बंदूक लेके। ठीक है, बंदूक यहाँ खिंच गया, जैसे ही इसको ऑन किया बंदूक खिंच गया और यहाँ पे ये जो पूरा मशीन था ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट कर गया। ये तो इंसान मरा ही, 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया और बेचारा ये फंस गया। ठीक है, तो इतना चीज हो चुका है इस एनएमआर के ऊपर। तो इतना कहानी हम क्यों सुना रहे हैं, बेसिकली ताकि तुम्हारे जो माइंड मेमोरी है, मेमोरी को बनाए और तुमको याद रहे कि ऐसा कुछ हुआ था। और हमने किसके बारे में बात किया था यहाँ पे, हीलियम। कौन सा फेज, लिक्विड। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब वापस हमारा पुराना पॉइंट जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि वैसे तो रूम स्कूबा डाइवर्स के लिए हाँ बोलो। वैसे तो रूम में बहुत सारा सामान रखा रहता होगा। नहीं, वहां पे कोई भी चीज मैग्नेटिक नहीं होता। वो जो पूरा अपैरेटस भी होता है ना, वो वही होता है, क्या बोलते हैं, सब प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर चीज को दूर कर दिया जाए, बहुत दूर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक। ठीक है, इसका एक अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि किसी कोई भी इंसान हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, सिर्फ एक गाउन पहना के इसके अंदर भेजा जाता है, सिर्फ एक गाउन। ठीक है, वो भी व्हाइट, मतलब कलर का ऐसा नहीं है, व्हाइट गाउन पहना के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो मतलब इतना ज्यादा मैग्नेटिक होता है कि हल्का सा किसी कपड़े में कहीं पे बटन आ गया, कहीं पे कोई चीज आ गया, जो चीज मैग्नेटिक डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट कर पाया, तो ये मशीन खराब हो जाएगा। बेसिकली तुम्हारा जान का किसी को परवाह नहीं है, हॉस्पिटल में मशीन का परवाह है। ठीक है, तो ऐसा है। तो बंदूक में ठीक है, मैग्नेट रहता है क्या? अब बंदूक मेटालिक होता है। ठीक है, तो मेटालिक चीज, मेटल इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था, ये बेसिकली असली स्टोरी है, हम बनाए नहीं है। अब असली नहीं होगा तो हमको नहीं पता, हमको भी कोई मेरे टीचर ही सुनाया। खैर मुद्दा याद होना चाहिए कि लिक्विड हीलियम क्या करता भैया है, न्यू कूल। हाँ बोलो। ये सारे नोबल गैस क्रायोजेनिक नेचर के होते हैं? नहीं, सिर्फ दो, हीलियम और आर्गन। ठीक है, ये दोनों क्रायोजेनिक नेचर के होते हैं। लेकिन अगर तुमसे कभी भी कोई ऐसे पूछे ना, यार क्रायोजेनिक कौन सा है, एक क्रायोजेनिक का नाम बताना, हमेशा हीलियम का नाम बताना। और तुमसे अगर कोई पूछे तो किसी रिएक्शन में इनर्ट नेचर बनाने के लिए किस चीज को यूज किया जाता है, तो तुम उसमें आर्गन आंसर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारे शीट में, हम पिछले बार डिस्कस किए थे, तुमको याद है, उसमें तुम्हारे इस पॉइंट का काम आएगा। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक और पॉइंट होता है डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का। तो हम लोग ये बात बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स होता है वो पानी के अंदर जाता है, तो कुछ ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के, अच्छा ये तुम लोग के बैच में डिस्कस हुआ था, कहीं और डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बता देते हैं कि चलो इसको तुम लोग ट्राई करना, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आएगा, तो तभी तुम लोग को बता देंगे। बेसिकली बस इतना सा बात है कि ऑक्सीजन, जब हम लोग पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से हम लोग प्योर मतलब ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल नहीं कर पाते, तो उसको डाइल्यूट करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर्स होता है अपने जो उसके पास जो पीछे मशीन होता है ना, वो क्या बोलते हैं, पंप वाला। ठीक है, ऐसे पंप है, फिर यहाँ पे मुंह में। ठीक है, तो इस मशीन में ये लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला देता है, हीलियम मिला देता है, तो इससे क्या होता है कि ये चीज डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, डाइल्यूट हो जाता है तो ये ज्यादा अच्छे से सांस ले पाता है। इसका ये दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये चीज तुम लोग उम्मीद करते हैं तुम लोग सॉल्व
सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में पढ़े होगे, और अगर नहीं पढ़े हो तो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर खोलना, इसमें हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट खोलना, एनसीईआरटी का जो पेज है उसके बॉटम में एक कहानी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, या फिर अगले पेज पे कहानी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, तुम्हारा ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब यूजेस का ही बात हो रहा है, तो इतना यूजेस हमारा हो गया। तो हीलियम यार कितना इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा दिख रहा है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे उसके बाद इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसके बाद पॉजिटिव डेल एच है और वो भी काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, इसके बाद क्रायोजेनिक नेचर है, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 4.2 केल्विन, इसके बाद लैम्डा टेम्परेचर का 2.2 केल्विन होता है, इसके बाद इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको एज कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है। फिर डाइल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए इसको यूज किया जाता है फॉर स्कूबा डाइवर्स एंड एस्थमेटिक पेशेंट्स, ठीक है। इसके बाद मैग्नेट का स्ट्रेंथ को बनाए और बरकरार रखने के लिए इसका यूज किया जाता है इन एनएमआर एंड एमआरआई, ठीक है। इतना ज्यादा यूजफुल है ये हीलियम, ठीक है। तो इसीलिए इस हीलियम के इन प्रॉपर्टीज को याद रखना, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, और ना लेना चाहो तो हम आगे कर दिए। अब नियॉन के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, यूजेस ही खत्म कर रहा है, तो नियॉन का थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। नियॉन का कोई भारी काम नहीं होता है, दिवाली की तरफ अगर कोई बल्ब खरीदने गया होगा तो बोलता है नियॉन का बल्ब है, नियॉन का बल्ब है, तो लोग खरीद लेता है नियॉन का बल्ब है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जो बल्ब होता है यहाँ पे टंगस्टन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनर्ट नेचर प्रेजेंट बनाने के लिए हम लोग नियॉन को यूज करते हैं। कोई पूछेगा आर्गन क्यों नहीं यूज करते, थोड़ा महंगा है, बस कारण और कुछ नहीं है, ठीक है, तो नियॉन को यूज करते हैं। अब आता है आर्गन, ठीक है। आर्गन के लिए भी हम तुम लोग को बोले थे कि जो ये मटेरियल है ये क्रायोजेनिक होता है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट होता है कि, और तुम लोग को ये भी होता है कि जो हीलियम होता है ये भी क्रायोजेनिक होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास एक ह्यूमन है और एक मतलब बाकी सामान है कि कोई मटेरियल के लिए क्रायोजेनिसी प्रोवाइड कराना है। थोड़ा सोचो किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हीलियम को यूज करना है या आर्गन को यूज करना है। ठीक है, तो किस मतलब ये सोचने लायक क्वेश्चन ऐसे है नहीं, हमें आंसर बता देते हैं। जो आर्गन होता है ये बेसिकली जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना, इसके लिए क्रायोजेनेसी मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसे जहाँ जहाँ इंसान का तुमको बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व करना है, वहां पे हीलियम को एज क्रायोजेनिक एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, इतना सा, ठीक। तो ये तुम्हारा यूज हो गया है आर्गन का भी, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास आता है ज़ेनॉन एंड क्रिप्टन। तो इसका भी कोई खास काम नहीं है, दिवाली का बल्ब भी बनाते हैं इससे। बल्ब का जो फिलिंग होता है मतलब इनर्ट मीडियम होता है, ये दोनों भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने जो ओवरऑल देखा कि क्या क्या चीजें थी, ठीक है, एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज को सम अप कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट था हमारा हीलियम, तो हीलियम के लिए हमने सर्कल बना लिया है, इसको फिर से तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हीलियम का पूरा क्या क्या इससे रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तुमको सब इस टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग फिर देखो नियन आता है, तो नियन जब आता है तो नियन के साथ साथ जेनॉन और क्रिप्टन, ये तीनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है या यूजेस होता है, बेसिकली यूज किस काम में आता है, तो वो मतलब वो सेम टाइप का है। इसका जो काम होता है और इन दोनों का भी काम होता है, ये बल्ब्स को फिल मतलब बल्ब्स में जो इनर्ट मीडियम है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो नियॉन जो बल्ब को फिल करता है इसको बेसिकली हम लोग फ्लोरोसेंट बल्ब्स कहते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब्स, ठीक है। ठीक है, और ये जो होता है ये बेसिकली इसके लिए भी बल्ब के लिए होता है, ये भी स्पेशल बल्ब्स फिल करने के लिए यूज होता है। अब स्पेशल बल्ब्स क्या होता है, तो दिवाली वाला बल्ब, ठीक है। एनसीईआरटी में भाई यही लिखा हुआ है, हम कुछ बना नहीं रहे,
यही लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर मतलब फॉर मेकिंग दोज द इनर्ट मीडियम इन बल्ब्स फॉर स्पेशल पर्पसेस या स्पेशल टाइप ऑफ बल्ब्स। तो बस यही लिखा हुआ है, ठीक है, तुमको भी बस यही पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली कभी तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन वो में तुम्हारा हल्का सा काम आ सकता है, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास ज्ञान अर्जित हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई पॉइंट अगर चाहो कि हम रिपीट कर दें, फिर से बता दें, तो वो भी बोल सकते हो, वो भी इसी चीज में इंक्लूड होता है, ठीक है। कोई कुछ नहीं कहना चाहता भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? किसी को कुछ नहीं कहना तो हम लोग यार फिर केमिकल प्रॉपर्टीज से बढ़ जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी खत्म हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी खत्म हो जाएगा, तो अगले क्लास में हम लोग फिर 17th ग्रुप करने लग जाएंगे, मजा नहीं आएगा। थोड़ा तो कुछ तो पूछो। चलो नहीं पूछना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जो केमिकल रिएक्शंस था बेसिकली, जो हम तुम लोग बताए थे, पूरी हीलियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक तरफ और जेनॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरफ, ठीक है। तो उसमें तो डॉक्टर वॉक्टर अपना सिक्का विक्का भी पूरा खाली करके जाता होगा। अच्छा ये बोल कौन रहा है? अपना शुभ नाम तो बताओ। सूरज। सूरज। मतलब सीट खाली करके जाते हैं क्या? मतलब एनएमआर पे हो गया अभी भी? सिक्का। मतलब एनएमआर पे हो ना अभी? हाँ। अच्छा देखो, उसमें ना वो हर समय मैग्नेटिक नहीं होता, वहाँ एक बटन होता है, ठीक है, मतलब हाँ तो स्विच वो बोर्ड। ऑन करने पे तो हाँ मतलब हाँ, वो नहीं लेके जाता मेरे भाई। अब सोचो तुम्हारे घर पे हम 2.5 करोड़ का सामान रख देंगे, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा तो प्रिकॉशन होगा ना कि उसको बचाने के लिए घर में किसी को एक टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय कर दे कि वो इस 2.5 करोड़ के सामान का रक्षा करे। तो वैसे ही गेट पे किसी आदमी को खड़ा कर देता होगा कि भाई देखते रहो कि कोई कुछ उल्टा सीधा लेके ना चला जाए। वो बेसिकली वो जो मशीन होता है बेसिकली तुम्हारे जो ऑर्गन का स्कैन वैन है वही सब निकालता है, जहां तक हमको लगता है, और ज्यादा कुछ करता नहीं है। तो वहां पे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होता है। और सिक्का क्या, हाँ अगर तुमको लग रहा है कि सिक्का भी चला जाए, तो हाँ सिक्का भी अगर उसमें चला जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उसका जो रिप्लेसमेंट है वही बहुत दिक्कत का होता है, क्योंकि पूरा मशीन 2.5 करोड़ का है। अब उसका रिप्लेसमेंट अलग है। जैसे एप्पल का फोन खरीदोगे अगर, तो एप्पल का जैसे मेरे पास कौन सा था, वो कौन सा निकला था अभी, जो निकला था उसके पहले वाला, यार जब हम कोटा में थे तब उस समय निकला था, चलो छोड़ हम नाम भूल गए, ठीक है। शायद आईफोन एक्स निकला था, ठीक है, आईफोन एक्स, तो ठीक है, तो उसका जो स्क्रीन टूट गया था, ठीक है, तो स्क्रीन को जो रिपेयर कराना था, सपोज जो आईफोन एक्स जो 70,000 का फोन था, ठीक है, और इसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट में ही ऑलमोस्ट 20,000 के करीब का खर्चा आ रहा था अगर ओरिजिनल स्क्रीन लगवाते तो, ठीक है। और मेरे जो वहां पे एक जानकार थे, मेरे एक सर थे, तो उनका स्क्रीन 3 बार टूट चुका था, ठीक है। तो वो रिप्लेसमेंट में कभी कभी ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो वो जो एनएमआर है कभी खराब भी हो गया तो उसके रिप्लेसमेंट तुमको अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में भाई तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मिलता है, तुम क्या एनएमआर ठीक कराने की बात करते हो? तो उस तरह से तो जो ऑपरेटर रहता होगा वो भी गॉन में ही खड़ा रहता होगा। अब यार इसके लिए तो तुमको कभी जाना पड़ेगा वहां देखने के लिए। ऑपरेटर, ये भी अच्छा ही सवाल है। हमको हमको तो लगता है खड़ा ही होगा, ठीक है। जाना कभी, देख वेख के आना। बीजीएस में हमको नहीं लगता है, बीजीएस का औकात नहीं है इतना खरीदने का। जाना कभी रांची वाची, या आओगे आईआईटी में ना, आओगे ना तो वहाँ पे तुम्हारा 2.5 से 3 लाख का चेकअप फ्री होता है, ठीक है। तो 2.5 लाख का अगर चेकअप तुम्हारा पूरे 4 साल के लिए फिक्स रहता है, फ्री रहता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम बोलना कि भाई मेरे को लग रहा है ऐसा, मेरे पेट में कैंसर जैसा हमको लग रहा है, मेरा चेकअप करा दो। और चेकअप भी एनएमआर या एमआरआई में कराना, ठीक है। तो तुमको जो भी तुम आईआईटी में होगा तुमको वो लेके जाएगा, ठीक है, अच्छे जगह लेके जाएगा। उन लोग का अपना हॉस्पिटल रहता है, वहाँ लेके जाएगा तुम्हारा, वहाँ मस्त चेकअप कराएगा। वहाँ एक बार देखना
पूरा सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और हम लोग को अभी बात प्रदर्शित करना। चलो ठीक है, और बात करना है क्या कि आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट के लिए रुकते हैं, हमको भी काफी हंसी आ रहा है, थोड़ा हंस लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली तुम लोग यार, मतलब मेरे ऐसा कहना है कि तुम लोग डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करो, आईआईटी निकालो, ठीक है। आईआईटी में आओ, यहाँ के सारे फैसिलिटीज का लाभ उठाओ। देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। इसमें ये जो हॉस्पिटल है ना, वो जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, मतलब सारे आईआईटीज में भी होता है। तो वहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है ना कि अगर जैसे तुम्हारा कल एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारा तैयारी नहीं हुआ है, तो वहां चले जाओ हॉस्पिटल में, और वहां जो डॉक्टर होता है ना, वो उसको 100 रुपया पकड़ा दो, 100 रुपया भी नहीं पकड़ाना होता है, बस थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगे ना कि सर प्लीज सर यहीं रख लीजिए, सर रात भर यहीं रख दीजिए, कल एग्जाम में पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो रख लेता है तुमको। मतलब एक इंजेक्शन लगा देगा किसी भी चीज का, और वहाँ लिख देगा कि इस चीज का इंजेक्शन लगाएं, और तुमको नॉर्मल वहां रहने देगा, बता देगा इसके पेट में काफी ज्यादा दर्द था, सर में दर्द था, तो एग्जाम देने नहीं आ पाया, ठीक है। तो वो सब होता है, और उसके बाद तुम फिर अपना सबका एग्जाम हो गया, तो उसके 2 हफ्ते बाद तुम अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और उस एग्जाम का जो पेपर होता है ना, वो मैक्सिमम सिमिलर होता है जो पहले एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो तुम अपना चिल मार के ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। आपको भी लंबी किया है ऐसा? अ, हम अपना पूरा जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था ना, वो मेकअप एग्जाम दिए, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं था कि हम पढ़ के नहीं गए थे, ठीक है, मेरा सीपीआई काफी हाई रहता था, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले से मेरे को एक वायरल हो गया था। उस टाइम बहुत कोरोना का खबर आ रहा था, और पता है क्या हो रहा था उस टाइम, जितना भी लोग मेरे रूम के पास से जाता था, तो वो बेसिकली हमको सिर्फ एक ही चीज बोलता था कि तुमको कोरोना हो गया है, ठीक है। और मेरा सही में मेरा इतना डर लग गया था, इतना डर लग गया था, क्योंकि हम यार सही बात है, मेरा दिनचर्या ऐसा ही था कि अपना हॉस्टल है, हॉस्टल से क्लास, क्लास से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से इधर उधर घूम लिया, उसके बाद वापस हॉस्टल, हर दिन यही चलता था मेरा। तो हमको लग नहीं रहा था मेरे को हो सकता है कोरोना, ठीक है। अब मेरे रूममेट्स की पेरेंट्स ही फोन करके बोल रहे कि भाई उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, हमको सही में डर लग गया। तो उस टाइम हम सोचे थे कि एग्जाम 6 दिन का है, और हर दिन एक पेपर था, तो हम सोचे 6 दिन यार किसी भी तरह दे देंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम से पता है एक रात पहले जब हम पढ़ने बैठे, तो हम पूरा एक तरीके से बेहोश हो गए, ठीक है। एक तो सिलेबस भी ज्यादा था, हम कुछ पढ़े भी नहीं थे, प्लस मेरा फुल टाइम 102 का फीवर रह रहा था। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरे पुराने बैच का, मतलब पुराने ब्रांच का, हमको उसी समय एम्बुलेंस मंगवाया। तुम ये भी फैसिलिटी होता है, कितने भी बजे जाना नहीं हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस कॉल कर दो, एम्बुलेंस आके ले जाएगा और वहां छोड़ भी जाएगा वापस हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस कॉल किया, मेरे साथ गया। अब वहां पे जो डॉक्टर था, ट्रेनी डॉक्टर था, इंटर्न जो करता है ना डॉक्टर, पहले उन लोग का उस टाइम ड्यूटी था, हम कि रात में 1-2 बजे गए थे, ठीक है। तो वो हमको बोलता है, देखो, हम बोले सर मेरा कल एग्जाम है, भैया मेरा कल एग्जाम है, तो क्या करना है? तो हमको लगा वो बोलेगा छोड़ दो, वो बोलता है रुको तुमको अभी एक इंजेक्शन लगाते हैं, कल जाके एग्जाम दे आना। अब बोले भैया कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस हमको यहाँ रख लीजिए रात भर, ठीक है। तो वो बोला कि, वो देख के हमको हंसने लगा, फिर वो देखा कि मेरे को सही में बुखार भी था, तो वो बोला कि सुबह 4 बजे हॉस्पिटल खुलता है, 4 बजे से यहाँ पे आके वापस लेट जाना। तो हम 4 बजे जाके लेट गए, फिर सारे का सबका पेपर खत्म हुआ, फिर हम वापस बोकारो आ गए, यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, फिर गए, फिर जाके पेपर अपना दिए सारा। और जितना हम पेपर छोड़े थे, 99% जो क्वेश्चन था ना, वो सेम आया था। लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि हम टॉप कर गए थे। उसका एक कारण ये होता है, क्योंकि जो हमसे पहले पेपर दिया था, उसको भी पेपर में कुछ आता नहीं था, वो लोग के पास बस क्वेश्चन पेपर था, उसका आंसर नहीं था उन लोग के पास, ठीक है। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मणिकांत रेड्डी, ठीक है, साउथ इंडियन लोग पढ़ता है अच्छा से यार, पढ़ता है। तो हम सब लोग दिवाली ब्रेक में घर चला गया था, ये नहीं गया था। तो हम पता है हर एग्जाम से एक रात पहले जाते थे इसके पास, मणिकांत पेपर बता दो, पेपर में क्या क्या लिखे हो बस वो बता दो, ठीक है, क्योंकि पढ़े तो हम ऐसे भी नहीं थे, तो बस बता दो यार प्लीज बता दो। तो वो पता है वो बैठ के ना मेरे सामने बस पेपर सॉल्व करता था, हम पेपर को याद करते थे, ठीक है। तो और मैक्सिमम क्वेश्चन सेम आ गया, और मेरा नैया पार हो गया। नैया पार नहीं, मेरा 9 पॉइंट ऐसे 3-1 सीपीआई था, और ये इंजीनियरिंग के केस में अच्छा सीपीआई था, ठीक है।
जिसको भी अगर जिंदगी में जिसका फाइनल एम है कि उसको एमबीए करना है, IIM अहमदाबाद से एमबीए करना है, तो उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि बोर्ड में 90% से ज़्यादा नंबर रखना, और जब तुम बीटेक करके वहाँ से निकलोगे अपने कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से निकलो, IIM वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे अपना CPI 9+ रखना। इससे क्या होता है कि जो IIM का एग्जाम होता है वो कैट के थ्रू होता है, ठीक है। तो कैट में जो तुम्हारा कैट का स्कोर आया प्लस 10th का मार्क्स प्लस 12th का मार्क्स प्लस तुम्हारा बीटेक का फाइनल CPI प्लस तुम्हारा इंटरव्यू का मार्क्स, ये सब जोड़ के तुम्हारा फाइनल, और एक और चीज प्लस मतलब वर्क एक्सपीरियंस जोड़ के तुम्हारा एक फाइनल रैंक बनता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा 10th में 10 CGPA आया होगा तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन क्लियर है, 12th में 90% से ज़्यादा आया होगा तो ये वाला पोर्शन क्लियर है, बीटेक में 9+ आया होगा तो ये वाला पोर्शन क्लियर है, तो ये सब में तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम्हारा अच्छा रहेगा। और क्योंकि तुम्हारा बाकी चीज़ में तुम्हारा नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ और भी क्राइटेरिया होता है, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ वर्क प्रोफेशन, ठीक है। तो डाइवर्सिटी एक होता है मामला, प्लस फीमेल रिजर्वेशन होता है, तो ये सब चीज़, जैसे तुम जो लड़का होगा और जो जनरल नहीं, मतलब जो लड़का है प्लस इंजीनियर है, तो उसको यहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि IIM वाले जनरली इंजीनियर्स को प्रेफर नहीं करते, मतलब उन लोगों को कम स्कोर, जैसे 10 में से अगर स्कोर देना है, ठीक है, तो वो कम ही देते हैं, 5 दे दिया, 6 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे स्कोर किस चीज पे मिला है, डाइवर्सिटी पे, ठीक है। आर्ट्स का कोई बंदा आ गया तो उसको 10 में से 10 दे दिया, इंजीनियर तो ऐसे भरे पड़े हैं ना, IIM में सिर्फ IIT वाले हैं तो फिर उसको कम दे रहा है, प्लस तुम लड़की नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ पे भी कट गया, तुम्हारा 0 ही नंबर है, तो ठीक है, तो इसलिए सब चीज देखना, ठीक है। तो जिसको फाइनली कैट करना है प्रिपरेशन, उस तरीके से। अब खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज कल कर लेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, जेनॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जेनॉन का बेसिकली 3 रिएक्शन बहुत फेमस होता है, Xe+F2, Xe+F2 और Xe+F2, ठीक है। पिक्चर 3 चीज से दिखती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं, Xe+F2, Xe+F2 और Xe+F2। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले का होता है Xe(F2) ही इसका प्रोडक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे वाले का Xe(F4) होता है और तीसरे वाले का Xe(F6) होता है। अब क्या ऐसा चीज हो गया बीच में कि यहाँ पे प्रोडक्ट ही बदल गया। प्रोडक्ट इसलिए बदला क्योंकि पहला वाला जो केस है, इसमें जो Xe है इसको एक्सेस में ले लिया गया है, ठीक है, एक्सेस Xe, तो यहाँ पे Xe(F2) बन रहा है। जो दूसरा रिएक्शन यहाँ पे 1:5 रेशियो में लिया जा रहा है, ठीक है, और जो तीसरा रिएक्शन यहाँ 1:20 रेशियो में लिया जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखना, Xe+F2, Xe+F2, Xe+F2 पहले इतना लिख लिया, प्रोडक्ट Xe(F2, Xe(F4), Xe(F6) लिख दिया, ये तो बच्चा भी इसको गाना जैसा लिख दिया, ठीक है। अब तुमको पहला वाला केस है एक्सेस Xe, दूसरा 1:5, तीसरा 1:20, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, या याद करने में कोई तकलीफ हो रहा है तो कोई बोल सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तब अब यहाँ पे एक जो कंपाउंड था तुम लोग के पास स्टार्टिंग में O2F2, इस O2F2 को हम लोग प्यार से एक नाम दिए, फ्लोरोनेटिंग एजेंट, ठीक है। फ्लोरोनेटिंग एजेंट क्या होता है, देखो, अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, पहले हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में फ्लोरीन आयोनिक फॉर्म में ऐड नहीं हो रहा है किसी कंपाउंड में, एलिमेंटल फॉर्म में ऐड हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जो रिएजेंट उसमें काम किया होगा वो एक फ्लोरोनेटिंग एजेंट होगा, और दूसरे वाले में एक नॉन फ्लोरोनेटिंग एजेंट होगा। इसको लिख के दिखाते हैं। सपोज करो तुमने एक कंपाउंड लिया A, इसको एक सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया, सपोज O2F2 ही ले लो, BCD नहीं लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंपाउंड बना AF, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आया इस कंपाउंड पे, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली ऐड हो गया, इसके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक फ्लोरोनेटिंग एजेंट था। लेकिन सपोज हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया कि यहाँ पे A है, प्लस हमने एक फ्लोरोनेटिंग कोई हमने फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड लिया, ठीक है, सपोज PF5 ले लिया, ठीक है, अभी के लिए मान लो PF5 भी एक कंपाउंड होता है वैसे, ठीक है।
और ये जो ए है यहाँ पे, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तुम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जानते नहीं हो क्या होता है तुमको? चलो कॉम्प्लेक्स नहीं तो नॉर्मली कंपाउंड मान लो, नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा कंपाउंड बना रहा है, जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप का फॉर्म कर रहा है, APF6 माइनस F+। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, फाइनली तो इसमें भी फ्लोरीन ऐड हो रहे हैं। यहाँ देखो फ्लोरीन ऐड हुआ, लेकिन ये जो चीज है ये एक आयनिक फॉर्म में डिवाइड हुआ। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो PF5 है ये फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, और ये चीजें फ्लोरोनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है XCF4, इसको हमने रिएक्ट कराया O2F2 से, ठीक है। तुमको पता है प्रोडक्ट क्या होगा, O2F2 फ्लोरोनेटिंग एजेंट होता है। जो हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट था उसमें फ्लोरीन ऐड हुआ होगा, मतलब XCF6 का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। XCF6 का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे अगर हम एक दूसरा कंपाउंड ले ले, या फिर यही कंपाउंड ले ले, XCF4 ले, और एक नॉन फ्लोरोनेटिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराए, जैसे PF5 है, तो ये फॉर्म करता है XCF3 प्लस PF6 माइनस, ठीक है। फ्लोरीन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को फ्लोरीन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं। लेकिन ये अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या PF5 एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस आ गया, चार्जेस डेवलप हो गया। लेकिन इस केस में ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चार्जेस डेवलप नहीं हुआ। एक फाइनल कंपाउंड लेस का ओवरऑल चार्ज 0 है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि फ्लोरिनेटिंग एजेंट थोड़ा सा दिक्कत आता है। अगर फिर से बताइए। फिर से बता, देखो सपोज तुम्हारे पास एक कंपाउंड है XCF4, ठीक है। तुम्हारे पास एक रिएजेंट दिया तुमको O2F2, ठीक है। तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि O2F2 जो होता है फ्लोरोनेटिंग कंपाउंड होता है। फ्लोरोनेटिंग कंपाउंड तुमको दिखेगा, तो फ्लोरोनेटिंग कंपाउंड ये होता है कि तुम लोग उस चीज में डायरेक्टली, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट है, उसमें फ्लोरीन ऐड करेगा, ठीक है। फ्लोरीन ऐड करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे XCF6 फॉर्म करेगा। यहाँ पे जो फ्लोरीन आया एटॉमिक फॉर्म में फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे XCF6 का स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे सारा बॉन्ड कोवलेंट है, कोई भी चार्जेस का सेपरेशन नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग ऐसा देखें कि यही XCF4 में अगर हम लोग PF5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्जेस का सेपरेशन आएगा। मतलब XCF3 प्लस और PF6 माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे PF5 फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह यूज नहीं हुआ है, बल्कि फ्लोरीन एक्सचेंजर की तरह से बिहेव किया है, फ्लोरीन आयन एक्सचेंजर की तरह बिहेव किया है। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, फ्लोरीन का आदान प्रदान हुआ है इसके और इसके बीच में, ठीक है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो हम कुछ कुछ एग्जांपल्स बताते हैं जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और ये पूरा रटंत मतलब याद रखने वाला है, ठीक है। देखो OF2 O2F2 ये दोनों फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जनरली जितने भी ज़ेनॉन फ्लोराइड होते हैं, मतलब XCF2, XCF4, XCF6, तो ये सारे के सारे फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हो गए तुम्हारे फ्लोरोनेटिंग एजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें खुशी की बात यह है कि यहाँ पे बहुत कम रिएक्शंस है इस कैटेगरी के, ठीक है। तो वो जो कम रिएक्शंस है तुम लोग को वो बता देते हैं। अब इसके अलावा कोई भी चीज हो फ्लोरीन से रिलेटेड, तुमको समझना है कि ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रिएक्शंस है वो हम तुमको एक बार बताते हैं। सबसे पहले तो हमारा फ्लोरिनेटिंग एजेंट का जो रिएक्शन था, जो हम तुम लोग को बहुत देर से बता रहे थे, XCF4 प्लस O2F2 gives XCF6 प्लस O2, वो वाला रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली XCF6 को बनाने के हमारे कितने सारे तरीके हो गए, हम अब दो तरीके जानते हैं। पहला कौन सा है, Xg प्लस F2,
1:20 का अगर रेशियो ले ले तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा XeF6। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे XeF4 ले लें, ठीक है, XeF4 ले ले और इसमें O2F2 के साथ रिएक्शन करा दे तो हमारे पास वापस बनता है XeF6 प्लस O2 गैस रिलीज होता है। अब तुमसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा Xe तुमने लिया, F2 लिया, इन 1:5 का रेशियो, तुम्हारे पास कंपाउंड आया A, कंपाउंड A आया, कंपाउंड A को तुमने एक फ्लोरोनेटिंग एजेंट OF2 से रिएक्ट कराया, OF2 से रिएक्ट कराया, तुम्हारे पास कंपाउंड आया B प्लस C, और C इज अ गैस, तो तुमको C आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। ठीक है, अभी हम तुमको इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये A फॉर्म क्या होगा, XeF4, XeF4 का जब फ्लोरोनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो XeF6 फॉर्म क्या होगा और O2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये इतना सा था। अब अगर जब फ्लोरीन एजेंट की तरह जो बिहेव नहीं कर रहा है, मतलब फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर या गिवर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें भी हम इसको दो कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन होगा रिएक्शन विद मेटालिक फ्लोराइड्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटालिक फ्लोराइड। अब ये जो चीज है ये तुमको ऐसा क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको यहीं पे समझो। रिएक्शन विद मेटालिक फ्लोराइड्स क्या कहता है कि अगर सपोज तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, ये रिएक्शन ही के फॉर्मेट में तुमको याद कराने की कोशिश करता है। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक कंपाउंड है XeF6, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास कोई भी मेटालिक फ्लोराइड है MF। ठीक है, कोई भी मेटालिक फ्लोराइड। ठीक है, जनरली हम लोग जो ये मेटालिक लेते हैं, मेटालिक ना कह के एल्कली मेटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो NaF, CSF, RBF ये वाले। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे M प्लस फॉर्म करेगा और यहाँ पे XeF7 माइनस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरीन का एक्सचेंज हुआ F माइनस के फॉर्म में, बेसिकली F माइनस यहाँ पे रिएक्ट किया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर इस चीज को फॉर्म किया और यहाँ पे बेसिकली चार्जेस का सेपरेशन है। ठीक है, तो ये नॉन फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो ये था अपना रिएक्शन टाइप 1। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप आता है रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक फ्लोराइड्स। जो एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे जो M है इसको सिर्फ Na कंसिडर किया है, सोडियम। ठीक है, लेकिन तुम बाकी भी कुछ भी उठा सकते हो, मतलब कोई भी एल्कली मेटल को ले सकते हो, ये सही रिएक्शन देगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा कैटेगरी है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक फ्लोराइड्स। अब जो नॉन मेटालिक फ्लोराइड्स हैं वो कैसे होंगे थोड़ा सा बताते हैं। जो नॉन मेटालिक फ्लोराइड्स है इसमें बेसिकली दो तीन ही है, एक SbF5 और एक PF5। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं गिवन है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसके बारे में तुमको जो रिएक्शन है वो बता देते हैं कि जो XeF2 है, तुम लोग खुद सोचो, हम पहले लिख देते हैं बस कि SbF5 है तो ये क्या फॉर्म करेगा, प्लस XeF4 है, ये PF5 के साथ सपोज रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, थोड़ा सोचो। ठीक है, हम बता देते हैं इसका आंसर, बहुत लोग लिख भी लिया होगा क्योंकि बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली फॉर्म होता है XeF और SbF6 माइनस, ये पूरे में माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ, फ्लोरीन इसको दे दिया और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा XeF 3 प्लस PF6 माइनस। ठीक है, इतना सा। एक बार देख लो। ठीक है,
तो इतना चीज तुम लोग को याद हो गया हो मेरे हिसाब से, और नहीं याद हुआ है तो एक बार बस एनसीईआरटी खोलना, ठीक है। ये लेक्चर तुमको बहुत हेल्प करेगा। तुम्हारा जो 99% चीज था ग्रुप 18 का वो खत्म हो चुका है, और जो 1% बच रहा था वो था हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स, ठीक है। जेनॉन फ्लोराइड्स का जो हाइड्रोलिसिस था, लेकिन ये तो हम लोग कहाँ कर चुके हैं, हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस में एक साथ सारा चीज देख चुके हैं। कैसे देखे थे, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास छोटा बच्चा कौन सा था, छोटा बच्चा था हमारे पास XCF2, बड़ा बच्चा XCF4 और सबसे बड़ा बच्चा XCF6, ठीक है। इसको जब हम लोग इन तीनों को ही बेसिकली वाटर से रिएक्ट कराते तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा उसको नोट करते हैं। ये चीज तुम लोग को याद होगा, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो चॉकलेट नहीं खाता है, वो चॉकलेट से एकदम दूर रहता है, ठीक है। जो बड़ा बच्चा होता है, हर कुछ हरामी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, जैसे कुछ सूरज जितना अच्छा है और कुछ किसी की तरह हरामी है। तो यहाँ पे जेनॉन और फ्लोरीन एकदम अलग रहेगा, चॉकलेट कभी नहीं खाएगा, प्लस XeO3 कुछ हरामी है जो चॉकलेट खाएगा, प्लस HF का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और बड़े बच्चे हद हरामी होते हैं, वो हमेशा चॉकलेट खाते हैं, ठीक है। XeO3 प्लस O2 प्लस HF, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई यहाँ पे O2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मतलब चॉकलेट तो इसने खा लिया है, ठीक है, तो O2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत, एक दो पॉइंट्स रह रहा है जो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको काम आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे लिए ओवर डोज हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो थोड़ा सा अनम्यूट हो जाओ, थोड़ा बात करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं पहले तो।